इफ दे से इट्स इम्पॉसिबल, इट्स रियली इम्पॉसिबल फॉर देम, नॉट फॉर यू। अगर कोई बोलता है कि ये काम इम्पॉसिबल है, नहीं हो सकता है, तो ये सच में इम्पॉसिबल है उन लोगों के लिए, ना कि आपके लिए। उनसे नहीं हुआ तो आपका इमोरलिटी डाउन करेंगे ये बोल के कि आपसे भी नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको ये नहीं करना है। बिलीव इन योर सेल्फ एंड शो देम हाउ इट कैन बी डन ट्वाइस बाय डूइंग इट ट्वाइस। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्की सर वापस आ गया हूं डिस्नी पे एक और शानदार वीडियो के साथ, जहां हम बात करेंगे रघुनंदन कामत जी के बारे में। कैसे इन्होंने अपनी जर्नी एक बर्तन धोने वाले लड़के से आइसक्रीम बेच बेच करके आज अरबपति बन चुके हैं, और ऐसे इन्होंने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जिसके कारण आज मार्केट में इतनी सारी स्टैब्लिश्ड आइसक्रीम कंपनीज होने के बावजूद इन्होंने अपनी मार्केटिंग पे बिना 1% खर्च किए ही आज मार्केट के अंदर इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई हुई है। तो अगर आपको हमारा रिसर्च, हमारा काम पसंद आता है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेशन देना, और चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। आपको पता है पूरी दुनिया का मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट फेवरेट डेजर्ट कौन सा है? तो वो है आइसक्रीम। और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा न्यूजीलैंड के जो लोग होते हैं वही सबसे ज्यादा आइसक्रीम का कंजप्शन करते हैं। अब बात करें अमेरिका की, तो भाई अमेरिका का तो अलग ही डाटा निकल के आया है, जहाँ पे बोला गया है कि लगभग जो 50 से 55 साल के ओल्ड एज लोग जो होते हैं वही सबसे ज्यादा आइसक्रीम को पसंद करते हैं और खाते हैं। तो आप समझ सकते हो। अब बात करें हमारे इंडिया की, तो इंडिया के अंदर गुजरात राज्य के लोग सबसे ज्यादा आइसक्रीम का कंजप्शन करते हैं। लेकिन हमारे कर्नाटका राज्य के अंदर भी एक मैंगलोर नाम का शहर है जिसको आइसक्रीम कैपिटल ऑफ द इंडिया कहा जाता है। यस, यू हर्ड इट राइट। लेकिन व्हाई? तो देखो, मैंगलुरु शहर के अंदर ही बड़े बड़े जो आइसक्रीम ब्रांड्स हैं उनका जन्म वहीं से हुआ है, मैंगलुरु शहर से ही। और मैंगलुरु शहर के अंदर जितने भी जो आइसक्रीम ब्रांड्स थे उन्होंने ऐसे नए नए फ्लेवर्स को इंट्रोड्यूस किया हुआ है जिसको ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरा ग्लोबली अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में भी एडमायर किया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज की जो हमारी कंपनी है नेचुरल आइसक्रीम, वो भी मैंगलुरु शहर की ही कंपनी है। तो ये कहानी शुरू होती है दोस्तों 1954 के टाइम पे, जब कर्नाटका के एक छोटे से मुल्की जिले में रघुनंदन श्रीनिवास कामत जी का जन्म होता है। अब मैं बात कर रहा हूँ 1950 के टाइम पे। तो उस समय आप समझ सकते हो कि पढ़ाई कैसे हो रही थी। एक पेड़ की छाव के नीचे कई सारे बच्चे बैठे हुए हैं लाइन से, जो कि अलग अलग स्टैंडर्ड के हैं, और सामने गुरुजी बैठे हुए हैं जो कि सबको समान शिक्षा, समान एजुकेशन दे रहे हैं। अब इनका एक और सबसे बड़ा कारण था कि इनको पढ़ाई के अंदर कोई रुचि ही नहीं थी। इनका जो पूरा बचपन बीता है वो सिर्फ खेल कूद, मस्ती, क्लाइंबिंग, स्विमिंग इसी सब में गुजरा है। इसका एक और सबसे बड़ा कारण था कि 7वीं में ये 2 बार फेल भी हो चुके थे। लेकिन इनको, हाँ, एक इनके जो पिताजी का शौक था फ्रूट का, उसमें इनको काफी ज्यादा रुचि थी और ज्यादातर अधिकतर समय वो वहां भी बिताया करते थे। इनकी जो पूरी फैमिली की कंडीशन थी वो काफी ज्यादा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही आते थे, और बहुत ही जल्द इनकी पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो जाती है। अब आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण इनकी जो पूरी फैमिली होती है मुंबई के अंदर एक 12 बाई 12 के कमरे में रहती है। और वहीं पे कामत जी के बड़े भाई एक रेस्टोरेंट भी खोलते हैं जिसका नाम होता है गोकुल रिफ्रेशमेंट्स, जहाँ पे वो साउथ इंडियन की फूड्स वगैरह और आइसक्रीम्स वगैरह बेच रहे होते हैं। और वहीं पे कामत जी को एक स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया जाता है ताकि तुम वहां जाके पढ़ो। लेकिन भैया इनको तो कोई पढ़ाई में कोई रुचि ही नहीं थी। तो वहां पे क्या हो गया कि 10वीं में भी 2 बार फेल हो गए, जिस कारण से स्कूल वालों ने इनको धक्के मार के निकाल दिया कि नहीं भाई तुमको नहीं पढ़ाना है। अब भाई इनके पेरेंट्स ने देखा कि तुमको पढ़ाई के अंदर कोई रुचि नहीं है, तो वहां भी फेल हो जा रहे थे, यहाँ भी फेल हो जा रहे हो, तो फॉल्ट तुम्हारे में है, और इसलिए तुम पढ़ाई छोड़ दो और तुम जाओ अपने भाई के रेस्टोरेंट में वहीं पे जाकर उनकी मदद करना, उनकी हेल्प करना। अब रघुनंदन कामत जी की मेन जर्नी इनके भाई के रेस्टोरेंट के अंदर काम करने से शुरू होती है, जहाँ पे इनको जो सबसे पहला काम मिलता है वो होता है टेबल चेयर साफ करने के लिए और बर्तन धोने के लिए। अब भले ही पढ़ाई के अंदर इनकी कोई रुचि नहीं थी, लेकिन इनके अंदर एक कला जो थी बहुत ही अच्छी थी, वो थी ऑब्जर्वेशन की। ये कस्टमर को काफी अच्छे ऑब्जर्व कर पाते थे कि कस्टमर जो हमारे रेस्टोरेंट के अंदर आ रहे हैं तो वो क्या खाना पसंद कर रहे हैं, साउथ इंडियन फूड या फिर आइसक्रीम। अब ये भी बच्चे की उम्र के ही थे, 14-15 साल के ही थे, तो इनको भी आइसक्रीम के अंदर काफी रुचि थी। तो इन्होंने सोचा कि जब कस्टमर को भी आइसक्रीम ज्यादा खाना पसंद आता है तो क्यों ना सिर्फ आइसक्रीम पर ही ध्यान दिया जाए और उसी को सिर्फ बेचा जाए, ताकि हमारे अंदर ज्यादा सेल भी हो। तो ये सब दिमाग के अंदर, इसके अंदर काफी कुछ था। और इसके अंदर से रिलेटेड जो भी इनके पास आइडिया आती थी वो जाते थे अपने भैया लोग के पास और उनके साथ शेयर करते थे। अब हम भी देखते हैं कि हमारे भैया लोग कहाँ हमारी बातें सुनते हैं, वो तो भाई हमारी बातों को वेटेज तक नहीं देते। तो भाई इनके साथ भी होता था, इनकी बातों को कोई वैल्यू ही नहीं करी जाती थी। लेकिन इनको इसके भी कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इन्होंने सोच लिया कि ये आइडिया हमें आज नहीं तो कल इंप्लीमेंट करना ही है, और इन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया। और कुछ समय बाद जब इनका जो पूरा रेस्टोरेंट है वो कुछ लॉस में जाने लग गया, तो इनके बीच पूरा फैमिली डिस्प्यूट हो गया, जहाँ पे फैमिली बिजनेस का बंटवारा भी हुआ, और रघुनंदन कामत जी के हिस्से में भी कुछ पैसे आए। लेकिन ये पैसा उतना सफिशियंट नहीं था कि वो अपने जो आइसक्रीम का जो पार्लर है उसको अपने बेसिस पे चला सके। तो इस समय उनकी जो पत्नी होती है उन्होंने सजेशन दिया कि आप कुछ डेट ले लो, कुछ लोन ले लो या फिर कुछ उधार ले लो अपने जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं। तो वहां से कुछ पैसे जुटाए, लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए, और वहां उन्होंने सबसे पहले आइसक्रीम का अपना पार्लर खोला मुंबई के जुहू के अंदर। अब इनके मन में ये जो प्लान आया था आइसक्रीम पार्लर खोलने का, ये सिर्फ एक आइडिया से निकल के आया था। इनके मन में एक ही सवाल था जो कि बहुत ज्यादा हिट किया था, और वो सवाल ये था कि अगर हम किसी आइसक्रीम को कई सारे उसमें फ्लेवर्स डाल करके, कई सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाल करके, कलर डाल करके, टेक्सचरिंग डाल करके एक डुप्लीकेट नेचुरल आइसक्रीम बना सकते हैं, तो क्यों ना उस नेचुरल आइसक्रीम को पूरा नेचुरल बनाया जाए। मतलब उसमें रियल फ्रूट और शुगर और मिल्क का एडिशन हो, बाकी कोई भी स्वीटनर, कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स वगैरह नहीं ऐड किया जाए।
तो वो आइसक्रीम कैसा चलेगा, कैसा उसका स्वाद होगा, कैसा मार्केट में उसका रिस्पॉन्स आएगा। और यही सवाल उनके मन में हिट किया, जिसका उन्होंने फिर साल 1984 में अपनी कंपनी नेचुरल आइसक्रीम की शुरुआत करी अपने 6 स्टाफ्स के साथ। और सबसे पहले इन्होंने अपने आइसक्रीम पार्लर के अंदर 5 फ्लेवर से शुरू किया। सबसे पहले सीताफल, चॉकलेट, मैंगो, काजू द्राक्ष और स्ट्रॉबेरी। और आप यकीन नहीं करोगे, इसके पूरे 1000 कप्स इन्होंने वीकेंड के सिर्फ 2 दिन, सैटरडे और संडे में ही पूरे खत्म कर दिए थे। हालांकि इनको ये डर भी था कि हमारा ये जो बिजनेस प्लान है आइसक्रीम पार्लर करने का, वो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या करा कि आइसक्रीम पार्लर के साथ साथ, उसमें आइसक्रीम बेचने के साथ साथ उन्होंने पाव भाजी भी बेचना शुरू कर दिया, ताकि अगर हमारा आइसक्रीम ना बिके तो उसको पाव भाजी जो है उसको हेल्प कर सके, उसको कंट्रीब्यूट कर सके। लेकिन मार्केट में कुछ अच्छा रिस्पॉन्स देकर के आइसक्रीम की वहाँ जो फ्रूट आइसक्रीम हम बना रहे हैं नेचुरल तरीके से, वो काफी ज्यादा उसकी डिमांड भी है और उसको मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। तो उनको एक अच्छा सा मोटिवेशन भी मिला इस लेवल से। और उसी को देखते हुए इन्होंने पूरा अपना जो फोकस है वो सिर्फ आइसक्रीम पर कर दिया। पाव भाजी जो सब्सिडरी था उसको पूरा हटा ही दिया। और अपनी पूरी फोकस करने के बाद मात्र 1 साल में, मात्र पहले साल में पार्लर खोलने के बाद ही इन्होंने लगभग 1 से 1.5 लाख का रेवेन्यू टच किया, जो कि इनके पूरी लाइफ के अंदर सबसे बड़ी अचीवमेंट इनकी यही थी। और उसके बाद से इन्होंने आज तक अपने लाइफ के अंदर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और आज करंट सिनेरियो की बात करें तो आज इनके टोटल 135 आउटलेट्स है, यहाँ पे लगभग इन टोटल 125 फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम ये देते हैं, जिसमें से 20 फ्लेवर पूरे साल बिकते हैं और बाकी के जो रिमेनिंग फ्लेवर हैं वो सीजनेबल तौर पे मिला करते हैं। और कंपनी ने भी रिसेंटली 2020 के अंदर ही अपने लगातार हार्डवर्क और लगातार इनोवेशन के कारण ही अभी 300 करोड़ का रेवेन्यू टच किया है। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी किस लेवल पे मार्केट के अंदर पूरा ऑपरेट कर रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं रघुनंदन कामत जी की बिजनेस स्ट्रेटजी के बारे में, कि हम इनसे क्या सीख सकते हैं। सबसे पहला जो उनका स्ट्रेटजी था वो था PSSE, बोले तो प्रोडक्ट शुड बी सेम एवरी टाइम। इन्होंने अपना फंडा पूरा क्लियर कर लिया था कि हमें जो अपना नेचुरल आइसक्रीम बनाना है उसमें कभी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं रहेगा, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं, कोई स्वीटनर नहीं, कोई कलर नहीं, कोई टेक्सचर नहीं। मतलब कि जो भी हमारा नेचुरल आइसक्रीम है वो हमेशा से नेचुरल ही होना चाहिए और हमेशा इसी तरह से चलना चाहिए। इसलिए उन्होंने आज तक अपना जो भी वेंडर चुना है वो एक ही चुना है और आज तक एक ही वेंडर पे रिलाई करते आ रहे हैं। मतलब कि एक ही वेंडर से फल मंगाना है, एक ही वेंडर से दूध मंगाना है और एक ही वेंडर से शुगर ही मंगाना है, और मात्र इन तीनों के मिक्सर से ही अपना आइसक्रीम, नेचुरल आइसक्रीम तैयार करना है। अब ये जो चीज है वो उन्होंने स्कूल में जाकर नहीं सीखी थी, वो उन्होंने आउट ऑफ द स्कूल ही सीखा है, अपने फैमिली से सीखा है। जैसे सबसे पहले उन्होंने अपनी माँ से सीखा कि किसी भी कुजिन्स में या फिर किसी भी डिश में किस तरह का रेसिपी यूज होना चाहिए। फिर उन्होंने अपने पिताजी से सीखा कि किस तरह के फल को हमेशा यूज करना चाहिए अच्छे तरीके से, कहाँ उसको अच्छे स्टोर रखना चाहिए, ये सब चीजें। तीसरा उन्होंने अपने भाई से सीखा कि किस तरह से एक बेस्ट आइसक्रीम बनाना चाहिए, इसको डिलीवर करना चाहिए। मतलब देखा है तो उन्होंने आउट ऑफ द स्कूल ही जाकर के आज तक इन्होंने जो भी इंप्लीमेंट किया अपने बिजनेस के अंदर वो उन्होंने आउट ऑफ द स्कूल ही सीखा। हालांकि इनको शुगर भी था, टाइप 2 डायबिटीज, लेकिन इन्होंने कभी इसमें भी हार नहीं मानी और अपने आइसक्रीम की क्वालिटी चेक करने के लिए इन्होंने अपना सीधा फंडा ये बना लिया कि हमारा जो आइसक्रीम बन के आएगा उसमें जो साइन होगा वो कैसा रहेगा, साथ ही उसको जब कस्टमर खाएगा तो उसके चेहरे पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल रहेगा वो किस तरह का होगा। मतलब कि इसी दोनों के बेसिस पे ये आइसक्रीम का क्वालिटी को चेक कर पाते थे। अब जो कस्टमर को नहीं पसंद आया तो उसके बारे में क्या रिव्यू दे रहा है, क्या उसमें से कुछ अलग करना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, क्या और एडिशन करना चाहिए, और कस्टमर को फ्यूचर में किस तरह के और फ्लेवर चाहिए आइसक्रीम के। तो वो कस्टमर के रिव्यू पे काफी ज्यादा सीरियसली काम करते थे और अपने कंपनी के अंदर उसी चीज को इंप्लीमेंट भी करते थे। और यही कारण है कि आज इनका जो आइसक्रीम है वो काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव तरीके से निकल के आता है पूरे मार्केट के अंदर। और हम जब भी किसी भी आइसक्रीम, नेचुरल आइसक्रीम की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग के अंदर इसी कंपनी का नाम आता है, नेचुरल आइसक्रीम कंपनी का ही नाम आता है। और आज से कुछ समय पहले आपने सोशल मीडिया पे 10 ईयर चैलेंज का एक काफी बड़ा ट्रेंड देखा होगा, तो यहाँ पे आप इनका भी ट्रेंड देख लो, नेचुरल आइसक्रीम का 10 ईयर चैलेंज। यहाँ पे इनका जो लुक था सिर्फ वही बदला था पूरे 10 साल में। इन्होंने अपने प्रोडक्ट को, अपने आइसक्रीम को हमेशा सेम ही रखा है। दूसरा जो इनका स्ट्रेटेजी था वो था लोपम, लोकेशन ऑफ पार्लर ऑलवेज मैटर्स। अब इन्होंने जो अपना आइसक्रीम का पार्लर खोला था वो खोला था 1984 के टाइम पे। 1980s के टाइम पे काफी कम लोग थे जो कि आइसक्रीम नाम से फेमिलियर थे, मतलब काफी कम लोग आइसक्रीम वगैरह प्रीफर करते थे, ज्यादातर लोग कुल्फी वगैरह ही खाते थे। क्यों? क्योंकि उस समय पे जो आइसक्रीम था वो काफी ज्यादा रॉयल चीज मानी जाती थी मार्केट के अंदर। लेकिन उन्होंने यहाँ पे रिस्क लिया और मार्केट के अंदर इन्होंने जब भी सोचा कि जब भी हम कुछ खोलेंगे अपना आइसक्रीम से रिलेटेड वो पार्लर ही खोलेंगे। अब ऐसा नहीं था कि इन्होंने जो रिस्क लिया वो एकदम मार्केट के अंदर अंधाधुंध रिस्क ले लिया। इन्होंने इस रिस्क को भी काफी ज्यादा मिनिमाइज किया और एकदम कैलकुलेटेड रिस्क बना लिया इसको। लेकिन कैसे? तो इन्होंने देखा कि काफी बड़े लोग हैं, काफी जो हाई नेटवर्थ वाले लोग होते हैं वही आइसक्रीम को भी खाते हैं। तो इन्होंने क्या करा, सबसे पहले जब अपना पार्लर खोला वो मुंबई में जुहू के एक विले पार्लर नाम की जगह है, वहां पे जाकर अपना आइसक्रीम का पार्लर खोला जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ा कारण था इनके इनिशियल सक्सेस का, और यहीं पे इनकी माउथ पब्लिसिटी भी सबसे बड़ी हुई। अब देखो क्या होता है कि काफी बड़े बड़े जो लोग होते हैं जो कि सेलिब्रिटीज वगैरह के अंदर आते हैं, तो वो जो भी चीजें बोलते हैं वो काफी ज्यादा लोगों के अंदर इन्फ्लुएंस करती है, तो लोगों भी उस चीज को काफी ज्यादा फॉलो करते हैं। तो देखा कि इन्होंने कि सबसे ज्यादा अगर वहां हम पार्लर खोलेंगे तो वहां पे जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है वो आएंगे खाने के लिए और खुद में ही बातें करेंगे, खुद में बातें करेंगे तो माउथ पब्लिसिटी उनकी खुद से ही हो जानी है। और यही कारण है कि इन्होंने अपनी पूरी आज तक जो इनका जो रेवेन्यू है
उनका 1% भी इन्होंने मार्केटिंग के ऊपर खर्च नहीं करते हैं ये, मतलब आज तक इन्होंने पूरी माउथ पब्लिसिटी के ऊपर ही इनका जो पूरा बिजनेस है वो रिलायबल है। तीसरा जो इनका स्ट्रेटेजी था वो था DTCI, बोले तो डिसरप्ट द कंपटीशन बाय इनोवेशन। अब देखो मार्केट के अंदर और भी कई सारे आइसक्रीम पार्लर थे जो कि कई सारे फ्लेवर्स का आइसक्रीम बना रहे थे, लेकिन इनकी कंपनी नेचुरल आइसक्रीम में इन्होंने पार्टिकुलर नीश को फोकस किया था। बोले तो नेचुरल तरीके से जो आइसक्रीम बनेगी हम उसी पे माहिर बनेंगे और उसी पे काम करेंगे। अब देखते देखते जब इनका काम रनिंग होने लग गया तो इस कंपनी के की पीपल ने इनके पास से काम छोड़ दिया और ठीक उनके पार्लर के बगल में एक पार्लर खोल करके सेम टू सेम आइसक्रीम बनाना शुरू कर दिया। लेकिन कंपटीशन से बचने के लिए रघुनंदन कामत जी ने अपनी स्ट्रेटजी अपनाई और वो गेट एट बैंक वहां से लोन उठाया और अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो अलग अलग जगह पे आउटलेट भी खोलने शुरू कर दिया ताकि उस कंपटीशन में सर्वाइव कर सके। अब इनसे वो बचे ही थे कि कुछ समय बाद क्या हो गया कि लिबरलाइजेशन का भी पॉलिसी आ गया जहाँ पे इनको बड़े बड़े कॉम्पिटिटर जो कि बड़े बड़े नेशंस के थे वहां से इनको कॉम्पिटिटर फेस करना पड़ गया, जैसे कि अमूल हो गया, वाडीलाल हो गया, मदर डेयरी हो गया, बास्किन रॉबिन हो गया, एटसेट्रा। और इसी तरह बढ़ते कंपटीशन को देखते हुए काफी सारे जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर थे उन्होंने भी क्लेम करना शुरू कर दिया कि भैया हम भी नेचुरल आइसक्रीम बना रहे हैं। हालांकि उनके जो भी आइसक्रीम होते थे वो नेचुरल नहीं थे, जो कि प्रिजर्वेटिव और जो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर होते हैं उसी के बने हुए होते थे। लेकिन भले ही इस कंपटीशन को भी हटने के लिए, इस कंपटीशन से अलग निखरने के लिए इन्होंने क्या कहा कि और भी अलग स्ट्रेटेजी अपनाई और जो भी मशीन से होते हैं उसको अपने से बनाना शुरू कर दिया। बोले तो जैसे मान लो कोई फल है तो उसके जो कवरिंग है उसको उतारने के लिए अपने से खुद से अलग मशीन बनाई और उसके अंदर जो बीज होता है, सीड होता है, फल के अंदर का सीड, उसको निकालने के लिए खुद से एक अलग मशीन बनाई। अब दिखाया तो मशीन ये अपने से बना रही है तो कोई भी कंपनी खुद से वैसा मशीन कहां से बना पाएगी। तो यहाँ पे उनको डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने इस तरह से काम किया और भी जगह जगह पे आउटलेट्स कई तरह से खोलने लग गए और माउथ पब्लिसिटी तो उनकी पहले से जमी हुई थी। तो इसलिए इस नीच के अंदर, नेचुरल आइसक्रीम की नीच के अंदर आज तक कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी भी इनकी जो नींव को हिला नहीं पाई है। तो भाई ये बात तो सही है कि अगर आप मार्केट के अंदर उतर रहे हो तो 100 लोग आपके हाथ खींचने वाले भी होंगे और 1000 लोग पैर खींचने वाले भी होंगे, लेकिन अगर आपने अपना सही माइंडसेट यूज किया और सही मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाई तो आप नई मार्केट में से सर्वाइव करोगे, बल्कि उसको लीड भी करोगे। और अगर आपको और मार्केटिंग स्ट्रेटजी सीखनी है तो आप मेरे चले जाओ चैनल पे, वहाँ पे प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे, जहाँ पे कई सारे बिजनेसेस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे मैंने बात की हुई है। आप जाकर उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को देखो, उस वीडियो को, कई सारे वीडियो को देखो, आपको काफी सारे इंसाइट्स मिलेंगे अपनी बिजनेस से रिलेटेड भी, जो कि पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे कम पढ़े लिखे लड़के ने भी अपने अटूट विश्वास से, लगातार हार्डवर्क से, मार्केटिंग इनोवेशन से, मार्केटिंग स्ट्रेटजी से और अपने पूरे माइंडसेट का यूज करके आज कैसे 300 करोड़ का अंपायर खड़ा कर दिया है। तो अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी कुछ सीखा है, तो जरा सा कुछ आपको इनसाइटफुल कुछ मिले हैं इससे, तो आप इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो, अपने फ्रेंड्स में, अपने कलीग्स में, फैमिलीज में, जहां भी हो सके सबके साथ शेयर करो ताकि सबको इनकी जर्नी से इनसाइटफुल लेसन मिल सके और वो इस सारे स्ट्रेटेजी को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सके। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हो ताकि हम इसी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आपके लिए और भी फ्यूचर में पावरफुल वीडियोस ला सकें। अगर आप चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाना, बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस कर दो ताकि इसी तरह की पावरफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगली नेक्स्ट और पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।